चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पावलोव व स्किनर निम्न में से किससे, हाँ जी, पावलोव व स्किनर निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है आपका संरचनावाद, दूसरा प्रकार्यवाद, तीसरा व्यवहारवाद और चौथा है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक। तो सीधा सा अर्थ आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है कि पावलोव और स्किनर की बात पूछ रहा है ये कि इनके जो सिद्धांत है वो किसके अंतर्गत आते हैं, बस ये पूछना चाह रहा है और कुछ नहीं पूछना चाह रहा है। छोटी सी बात पूछना चाह रहा है कि पावलोव और स्किनर के जो सिद्धांत हैं ये किसके संदर्भ में पूछना चाह रहा है थोड़ा सा। चलिए, तो संरचनावाद तो विलियम वुंट का था जिन्होंने प्रकृति पर विचार दिया, प्रकार्यवाद में प्रकृति पर दिया गया। पावलोव स्किनर तो व्यवहार की बात करते हैं इसीलिए व्यवहारवादी हैं। किसकी बात करते हैं, गेस्टाल्टवादी है नहीं। गेस्टाल्टवादी तो कौन थे, वर्दीमर, कोहलर, कोफका, जो अंतर्दृष्टि की बात करते थे। बिल्कुल आप सभी का 3 नंबर राइट आंसर बिल्कुल सही है भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2 नंबर क्वेश्चन देखो। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना यानी इनसाइट थ्योरी की बात कर रहा है। इनसाइट थ्योरी की बात करें, अच्छा दिख नहीं रहा क्या, इनसाइट थ्योरी की बात कर रहा है। इनसाइट थ्योरी का जो सूत्र है, इनसाइट थ्योरी जो लर्निंग में दी गई वो किसके द्वारा दी गई ये पूछना चाह रहा है ये। पहला ऑप्शन आपके सामने है कर्ट लेविन या कोल्ट लेविन जिसे हम बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है कोहलर, तीसरा है बांडुरा, अल्बर्ट बांडुरा पूरा नाम है, और चौथा आपका गुथरी। हाँ जी, तो 2 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। इजी क्वेश्चन है गुरु जी, बिल्कुल भाई इजी है। हाँ जी, आपकी तैयारी को चेक कर रहे हैं। 2 नंबर का आंसर आप सभी आने दें। जितने भी विद्वान साथी गण जुड़े हैं सबका अंत में नाम लेकर आपका हौसला बढ़ाएंगे। चलिए, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना किसका है, तो ध्यान रखना अंतर्दृष्टि का सिद्धांत की बात करें तो कोहलर ने। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इनसाइट थ्योरी की बात कर रहा है, ठीक है, इनसाइट थ्योरी की बात ये कर रहा है। इनसाइट थ्योरी की बात करें तो 1912 में ये विचार किसके दिमाग में आया था, ये विचार वर्दीमर के दिमाग में आया कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो पहले उस कार्य का समाधान, जैसी समस्या आती है उस समाधान करने का प्रयास खुद करते हैं। फिर 1916 में इसमें कौन जुड़ते हैं, कोहलर जुड़ते हैं और इन्होंने प्रयोग किया और सिद्धांत को प्रतिपुष्ट किया। 1920 में इसमें कोफका जुड़ते हैं और कोफका जब जुड़ते हैं तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद जो 1920 में प्रकाशित हुई, और जर्मनी में 1920 में ही गेस्टाल्टवाद का उदय होता है। गेस्टाल्टवाद जर्मन भाषा का शब्द है। पूरी साइकोलॉजी में एक शब्द है जो जर्मन भाषा का है, वो है गेस्टाल्ट, और गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र रूप से, ठीक है। तो ये बात आपको कुछ अन्य इससे महत्वपूर्ण तथ्य है, तो इसका उत्तर आपको मैंने बता दिया। चलिए 3 नंबर, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम क्या है, ठीक है। समस्या के अचानक, जैसे हम कोई हमारे सामने समस्या आती है और उसका समाधान अचानक माइंड में आ जाता है, उसकी सोल्विंग, ठीक है, तो उस सिद्धांत का क्या नाम है। सक्रियात्मक अधिगम, सूझ का सिद्धांत, प्रत्यक्ष व भूल का सिद्धांत या अनुबंधन। तो भाई इसका क्या उत्तर होगा, तो आपसे पूछ रहा है वो क्या, इसे आहा अनुभव सिद्धांत भी कहते हैं, कई बार आहा अनुभव के नाम से भी आता है, ठीक है, आहा अनुभव के सिद्धांत पर भी आता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसे सूझ का सिद्धांत कहते हैं, इनसाइट थ्योरी कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। बिल्कुल 3 नंबर का 2 नंबर से यह गुरुजी बिल्कुल है भाई। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 4 नंबर। कोहलर ने अपने अधिगम संबंधी प्रयोग किस पे किए थे, इजी सा क्वेश्चन है। कोहलर ने जो अपना सिद्धांत किया था वो सभी ने अलग अलग किए, तो हम देख लेते हैं किसने किस पे किया है। कबूतर पे करने वाला कौन था, स्किनर था, कबूतर पर स्किनर ने किया। बिल्ली पर किसने किया, थॉर्नडाइक ने किया। और कुत्ते पर किसने किया, कुत्ते के लग जाती है पांव, तो यानी पावलोव। और चिंपैंजी एक बच गया चिंपांजी जिसका नाम था सुल्तान, और सुल्तान पर प्रयोग किया था किसने, कोहलर ने, ठीक है। कैनरी द्वीप, कई इसको हाईलैंड हाइपन द्वीप भी कहते हैं, हाईलैंड द्वीप भी कहते हैं, ठीक है। अंटार्कटिक महासागर में द्वीप स्थित है, उस पर यह प्रयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर है। बिल्कुल आप सभी जुड़े, हाँ जी, 4 नंबर आपका राइट आंसर है। सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है,
ये पूछना चाह रहा है। थॉर्नडाइक ने दिया था क्या व्यवहारिक है, गार्डनर ने दिया था, कोहलर ने दिया था, हल व टोलमैन ने दिया था। बताइए सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बिल्कुल बताइएगा किसके द्वारा दिया गया है। चलो देख लेते हैं। व्यवहारिक की बात कर रहा है, व्यवहारिक तो ये सारे ही है, परंतु अगर व्यवहार के अंदर भी बात करें कि प्रमुख आदमी कौन था जिसने व्यवहार पर काम किया, बिल्कुल 5 का गुरुजी 3 नंबर होगा। बिल्कुल कोहलर की बात हो रही है भाई, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? वो कोहलर की बात कर रहा है। चलिए उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर। नीचे अधिगम के सिद्धांत और उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए हैं, इंगित कीजिए कि किस जोड़े का मिलान सही नहीं है। यानी आपको यहाँ अधिगम के सिद्धांत दिए गए हैं और आपको देखना है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत सही नहीं है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। पहला अनुकूलन, अनुबंधन, अनुक्रिया किसकी दी है? वुल्फ एम रीड की। अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत दिया है वर्दीमर कोहलर का। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक का, अन्य का, और पुनर्बलन सिद्धांत हल व स्किनर का। तो यहाँ आपको बताना है 6 नंबर का राइट आंसर वही बता सकता है जिसने पूरा चैप्टर पढ़ा है। तो बताइएगा 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ये लो भाई हम एक साइड में हो गए। पहले एक प्रश्न संख्या लगाया करो बेटा, फिर उसके बाद में पता चल जाए मेरे को कि इसका उत्तर क्या होगा। छह नंबर का उत्तर दिया है सबसे पहले लीला कुमारी ने उत्तर दिया। बिल्कुल राइट आंसर है बेटा आपका। चलिए देख लेते हैं फिर इसका उत्तर क्या होगा। अनुकूलन, अनुबंधन, अनुक्रिया, यानी ये बात कर रहा है कंडीशनल थ्योरी की, CR कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी की। और ये किसने दी थी? ये पावलो ने दी थी। किसने दी थी बेटा? पावलो ने। तो अपन देख लेते हैं अनुकूलन, अनुबंधन, अनुक्रिया, ये वुल्फ और रीड की नहीं है, तो बस ये मिल गया अपने को। तो पहले अंतर्दृष्टि, इनसाइड थ्योरी या सूझ का सिद्धांत वर्दीमर कोहलर का है, बिल्कुल है, ये सही है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक और वैन्य का है, बिल्कुल है। पुनर्बलन सिद्धांत हल व स्किनर का है, बिल्कुल है। तो ये तीनों सही है, ये गलत है। तो इसका इस प्रश्न का उत्तर आपका 1 नंबर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोशल लर्निंग, ठीक है, या सोशल लर्निंग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बताइए भाई। सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग थ्योरी जो दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है, ये आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है। तो बताइएगा इसमें किसके द्वारा दी गई है? अल्बर्ट बंडूरा, वाटसन, स्पीरमैन, थॉर्नडाइक। 7 नंबर का राइट आंसर, बिल्कुल। ये कॉन्फिडेंस सही है हमें कि गुरुजी यही उत्तर होगा, बिल्कुल। फिर अब मजा आ जाता है पढ़ाने का कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ जी, चलिए तो हम देखते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। ध्यान रखना इसमें यह कहा गया था कि बालक जो होता है वो अनुकरण से सीखता है। जैसी समाज में घटनाएं होती है बालक वैसा ही अनुकरण करता है। जैसे समाज में जो भाषा बोली जाती है बालक वैसा ही। इन्होंने 3 प्रयोग किए थे, आपको याद है? तो एक तो जीवित जोकर पर किया था, इन्होंने जीवित जोकर पर किया था, और एक बोबोडोल जो गुड़िया थी उस पर किया था, बोबोडोल पे किया था, और तीसरा था फिल्म प्रदर्शनी। 3 प्रयोग किए थे इन्होंने, तीनों प्रयोग आपको करवा चुके हैं। तो ये फिल्म प्रदर्शनी पर किया था। तो ये प्रश्न भी पूछ लिया गया है, बेबी डॉल पे किसने किया, जीवित जोकर पर किसने किया, फिल्म प्रदर्शनी। तो ये आपको ध्यान रखना है। 7 नंबर का 1 नंबर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है। अब ये प्रश्न अगर आप गलत करोगे तो करोगे। क्या कह रहा है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है। अभी बता के गया हूं, जैसे समाज में जो काम हो रहा है, जैसे समाज में जिस तरह की भाषा का यूज हो रहा है, आप उसी तरह की भाषा यूज करने लग जाए तो वो फिर प्रभाव डाल के आप इफेक्ट तो पड़ता है उस चीज का। तो ये आपको पर्सनली आप करके देख लीजिएगा कि जैसा इन्वायरमेंट आपके आसपास है, आपके नेचर में आपका जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी, उसमें वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। आप पढ़े लिखों के पास बैठेंगे, एजुकेटेड, तो आप उससे नौकरी से संबंधित या जॉब से संबंधित बात करेंगे। और आप अनपढ़ लोगों के बीच में बैठेंगे या जो बेरोजगार हैं तो बेरोजगारों के पास बैठे दिमाग में यार अपना खुद का रोजगार कर ले,
तो बिल्कुल ये वही सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इसे बोलते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी बोली जाती है। ये आप इसका ध्यान रखेंगे। कंडीशन सही नहीं, प्रायोगिक है नहीं, प्रैक्टिकल वाला का है, आकस्मिक अधिगम भी नहीं है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बेटा। अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम क्या है? अगर ये प्रश्न किसी ने सॉल्व कर दिया तो मान सकता हूं कि उसने इस टॉपिक को इतना अच्छी तरह से पढ़ा है। और सबसे पहले जो इसका राइट आंसर देगा हम उसका नाम अभी अनाउंस करेंगे। बताइएगा, ये हम वो कहते हैं ना चॉकलेट वाला प्रश्न है, ये आपको चॉकलेट दी जाएगी इस प्रश्न में। 9 नंबर प्रश्न का आंसर बता दो, सही आंसर दे दो, मान जाएंगे आपने तैयारी कर रखी है। जो 9 नंबर प्रश्न का आंसर फर्स्ट टाइम देगा, राइट आंसर देगा, उसका नाम हम अपने सुनहरे अक्षरों में लिखेंगे। आपको चॉकलेट फ्री में दी जाएगी आपको। हाँ जी, चॉकलेट मैं कोरियर करा के भेजूंगा। बिल्कुल 9 नंबर प्रश्न का लगाना है आपने, पहले 9 नंबर फिर आपको उत्तर। जैसे उत्तर सही आएगा मैं पहले प्रश्न संख्या लगा देना, उसके आगे उसका उत्तर लिख देना। जैसे प्रश्न का उत्तर आएगा मैं डिस्प्ले पर मेरी निगाह है, और जैसे उत्तर सही आएगा हम उसको चॉकलेट। अभी मेरे पास उत्तर ही नहीं आने लगे। हाँ जी, हाँ अब उत्तर आने लगे हैं। चॉकलेट विजेता का नाम हम जल्द ही घोषित करने वाले हैं। बिल्कुल चॉकलेट का ये चौका जिसने लगाया है सहवाग ने राइट आंसर दिया है, तो सहवाग आपको बधाई हो, आपने एक चॉकलेट हमारे द्वारा जीत ली है। आपको जल्द ही कोरियर के द्वारा भेज दी जाएगी। हाँ जी सहवाग आपका राइट आंसर है, बाकी सभी का गलत आंसर है। चलिए इसका 3 नंबर राइट आंसर है भाई। ये मैंने कहा था बहुत हार्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले व्यक्ति अटेंशन करता है। आप किसी के घर पे गए, मैंने उदाहरण समझा देता हूं, मेरे वाले जो ऑफलाइन पढ़े बच्चे उनके याद आ जाएगा। आप किसी के घर पे गए, उन्होंने क्या बनाई, भिंडी बनाई, आपने उसे बड़े गौर से देखा, अवधान से देखा कैसे बना रही है, माइंड में क्या कर ली, धारणा बना ली, और घर पे आके दोबारा बनाई। ठीक है, स्वाद अगर आपको बढ़िया मिला, अगर वो भिंडी वैसी बनी तो आपने दोबारा बनाने का प्रयास किया, आप अनुप्रेरित हुए, मोटिवेशन हुए। ये आपको मैंने करवाया था, उदाहरण याद आ गया होगा। हाँ जी ठीक है, तो 3 नंबर इसका राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, 10 नंबर क्वेश्चन। कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। दोबारा फिर आपको दे रहे हैं, एक मौका फिर दे रहे हैं चॉकलेट जीतने का। फटाफट आंसर दीजिए, 10 नंबर का आंसर दीजिएगा। हाँ जी, एक मौका फिर आपको चॉकलेट जीतने का। चलिए बताइएगा कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? चलिए, विद्यार्थियों द्वारा केंचुए के विच्छेदन को सीखना बांडुरा का पूछ रहा है। ये क्रिकेट का उत्साह, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी, स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते को बंद कर लेना। अगर ये उदाहरण आपने एग्जाम्पल मैंने ऑफलाइन बच्चे थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो इसका राइट उत्तर दे देंगे। ये कन्फर्म है, इसका राइट आंसर जैसे ही मेरे सामने आएगा 10 नंबर प्रश्न है और 10 नंबर लगा के इसका उत्तर लिख के दे दो, और हम इसका आपको सबसे पहले जो उत्तर देगा। हाँ जी, प्रीतम कुमार ने ये इनाम जीत लिया है। हाँ जी है, गलत उत्तर देकर, बिल्कुल गलत उत्तर दे रहे हो। हाँ जी 10 नंबर का उत्तर आप दे रहे हैं बिल्कुल ओमाराम। ओमाराम का बढ़िया, बहुत बढ़िया करिए बेटा, बहुत ही बढ़िया, आपने प्रश्न को समझा, बिल्कुल राइट आंसर है ओमाराम जी आपका। हाँ जी एस गोदारा लेट हो गई बेटा, चॉकलेट तो बंट गई। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या कह रहा है ये। बांडुरा के अवलोकन यानी जैसा देखेंगे वैसा सीखेंगे। विद्यार्थी स्कूल के अंदर केंचुआ मेंढक ये कटवाते हैं, फिर उनको दिखाते हैं तो बालक काटना सीख जाते हैं, तो बिल्कुल सही अवलोकन पर है। क्रिकेट का उत्साह, लोग करते हैं तो हम दूसरे को देखकर हम भी करने लग जाते हैं, बिल्कुल ये भी है। सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी, हम सामाजिक विज्ञान को पढ़ना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि हमें पसंद नहीं है। आपकी पसंद नहीं है, दूसरे को पसंद नहीं है तो आपको भी नहीं है। जब हम मैं एक बार क्या हुआ, एक स्कूल के सामने खड़ा था, और स्कूल के सामने खड़ा तो पूछ लिया कि भाई साहब, एक लड़का आया, कहते यार मेरे को फार्म भरवाना है, और कितनी गो? बोले 11वीं का। स्कूल कैसा है? तो वहां जो चपरासी खड़ा था उसने कहा स्कूल बहुत अच्छा है। बोला तेरे को कैसे पता? बोले मैं इसी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। तो स्कूल बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से पढ़ने के बाद चपरासी तो लग ही जाओगे। तो यह ध्यान रखना, ये भी पसंद नापसंदगी हम दूसरों को देखकर। ये क्या है? स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर देना, ये अनुबंधन है।
ठीक है, याद है क्या? घंटी बजती थी इसका अर्थ होता था घंटी लगी, गलती से लग जाती थी, याद आ गया? गलती से आपके स्कूल में एक बच्चा हुआ करता था, उसकी ड्यूटी होती थी घंटे लगाने की, या चपरासी की। वो चपरासी अगर नॉर्मली घंटी लगाने जाता था, बस्ते बंद कर लेते, छुट्टी होगी, और वो तो पानी पीने गया था, तो ये हमारा उसके साथ अनुबंधन हो गया है। और ये अनुबंधन का ही तो पूछ रहा है, तीन तो क्या है, समाज पे है, ये एक अनुबंधन पे आधारित है, पावलो वाले सिद्धांत पर आइए। हाँ जी, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 11 नंबर। एक बालक पढ़े सीखकर उसका उपयोग है गुणा और भाग करने में करता है। अधिगम स्थानांतरण के जिस प्रकार की बात यहां हो रही है, बताइएगा ये किसकी बात हो रही है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक बालक ने पढ़े सीख लिए हैं, अब याद आ गया गुरुजी? हाँ, करनी माता की जय हो, बिल्कुल जय हो करनी माता की। हाँ, मानसिक से शारीरिक, शारीरिक से शारीरिक, मानसिक से मानसिक, शारीरिक से मानसिक, बताओ तो किसका क्या उत्तर होगा? पढ़े सीख लिए, भाग करना सीख लिया, अब जाकर उनको कहीं दूसरी जगह यूज कर रहा है, तो क्या कर रहा है? बिल्कुल बेटा एच गोदारा, अब की बार तेरा बिल्कुल राइट आंसर आया है, बिल्कुल राइट आंसर। हाँ जी सरिता, तेरा भी बढ़िया है बेटा, कड़वासरा, बबली, सबका ठीक है जी, ये लो सबका राइट आंसर आया है। मानसिक सीखा, अपने माइंड से सीखा, और आपने कोई मैंने जोड़ करना सीख लिया, और बाजार से वस्तु ली और बाद में उसने पैसे वापस दिए, तो आप जोड़ रहे हैं कितने लग गए, तो बिल्कुल मानसिक से मानसिक है ये, बिल्कुल राइट आंसर आपका। 12 नंबर क्वेश्चन, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है। जैसे हिंदी सीखा हुआ, व्याकरण सीखा हुआ व्यक्ति संस्कृत व्याकरण जल्दी सीख लेता है, बस वही है ये। तो ये कौन सा स्थानांतरण है? अधिगम की कौन सी लर्निंग? हाँ जी, लर्निंग ट्रांसफर कौन सा है ये? तो यहाँ पूछ रहा है शून्य स्थानांतरण है, लंबवत है, ऋणात्मक है या धनात्मक है, ये आपसे पूछने का प्रयास वो कर रहा है। तो बताइएगा 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सभी के राइट आंसर आए हैं, धनात्मक होगा गुरुजी, क्योंकि जब सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह सहायता करे तो वहां हमेशा ही क्या होगा? धनात्मक स्थानांतरण होता है। आपने जोड़ घटाव सीख लिया, आप दूसरी जगह जाकर उसका यूज कर रहे हैं, तो आपका वो धनात्मक स्थानांतरण है। चलिए, लक्की विजेता, यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हो, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे यदि लगा दिया, पहले तो ये चीज पढ़नी है कि आपको गणित आती है, और गणित के ज्ञान से आप किसी भौतिक विज्ञान जो है भौतिकी, उसकी समस्या का समाधान कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार का स्थानांतरण है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ मैंने पहले कह दिया, यदि लगा हुआ है, गणित आती है, तो आप भौतिकी फिजिक्स को बोलते हैं, या फिजिक्स को बोलते हैं शायद, है ना, भौतिकी विज्ञान फिजिक्स ही होती है। हाँ, तो उसकी अगर समस्या का समाधान हो रहा है, तो फिर यहाँ कौन सा अधिगम स्थानांतरण है? बिल्कुल लीला कुमारी, चलिए नाम ले लेते हैं कौन कौन जुड़ गए हमारे साथ। उमाराम, उषा के, लक्ष्मण, पूनम भादु, लीला कुमारी निमाना, तमन्ना शर्मा, पूनम भादु, उमाराम, सरिता कड़वासरा, मीरा सैनी, प्रीतम कुमार, बबली गुजर, विक्रम जानी, हाँ जी पूनम भादु, बिल्कुल आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सरिता कड़वासरा रहेगी, ठीक है जी, ओके, हाँ जी फिजिक्स बोलते हैं, तो ये सकारात्मक है, ये कौन सा है? सकारात्मक है, पॉजिटिव आपका जो है वो है ये। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं 14 नंबर। ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है, रिपीट करवा दिए हमने। कबीर के दोहे याद कर देने पर भी एक बालक की रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, कि आप रहीम जी कबीर जी के दोहे बड़ा बया तो क्या बया, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर, ये रहीम जी का, किसका? ये रहीम जी का। हाँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए, हाँ वो कबीर जी का है, बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ के लागू पाव है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, कहाँ के लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए, कबीर जी का। तो दोनों के दोहों में क्या है? दोनों के दोहे उसके समझ में नहीं आ रहे, तो यहाँ को पूछ रहा है कि कौन सा स्थानांतरण है।
कबीर के दोहों को पढ़ेंगे तो ध्यान रखना इनकी भाषा तो सदुकड़ी भाषा है जिसमें सब चीजें मिक्स हैं, ठीक है। परंतु रहीम की बात करें तो रहीम की भाषा जो है वो ब्रिज भाषा है। कौन सी भाषा में लिखी है? ब्रिज भाषा। तो ध्यान रखिएगा दोनों का कोई भी लेना देना ही नहीं है। तो यहाँ शून्य स्थानांतरण हो रहा है, यहाँ शून्य स्थानांतरण हो रहा है, कुछ भी लेना देना नहीं है एक दूसरे से भाषाओं के आधार पे। बिल्कुल 14 नंबर का बिल्कुल ये, हाँ जी, मुझे आते नहीं भाई इतना, एक दो आता है। चलिए अब आपके मैनेजमेंट के क्वेश्चन शुरू। अब आपके आने लग जाएंगे गलत उत्तर, कोई बात नहीं, गलत दो पर उत्तर दो भाई। चलिएगा 15 नंबर क्वेश्चन दो, राजस्थान में संस्थागत नियोजन प्रारंभ कब हुआ? ये पूछ रहा है आपसे। राजस्थान में संस्थागत नियोजन प्रारंभ कब हुआ? 1968, 1992, 1994, 1970, बताइएगा। संस्थागत नियोजन की बात पूछ रहा है वो आपसे, यानी आपकी जो संस्था है, कोई भी सोसाइटी है, उसके अंदर प्लानिंग यानी नियोजन करना, ये कार्य कब से शुरू हुआ है, ये आपसे पूछने का प्रयास वो कर रहा है। तो बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। 15 नंबर का राइट आंसर बताना है, गलत बताओ कोई दिक्कत नहीं, आपको छूट है, मैनेजमेंट में आपको हम छूट देते हैं, मैनेजमेंट में हम आपको छूट दे रहे हैं, गलत बताओ पर बताना जरूर है। चलिए ध्यान रखना है 1968 इसका राइट आंसर है। 1968 में संस्था का नियोजन प्रारंभ हुआ राजस्थान में। कब हुआ? 1968 में इसका प्रारंभ हुआ। तो आपको ध्यान रखना है 1968 इसका राइट आंसर है। अगर भाई अगर गलत होते हैं तो मेरी तरह ट्रिक बना लिया करो। एफ, ये देखो ये एच, ठीक है। अब ये देखो संस्था को हम क्या बोल सकते हैं? फैसिलिटेटर ऑफिस भी बोल सकते हैं। संस्था क्या होती है? समूह होती है। और नियोजन का मतलब उसका हेडिंग करना या उसे हैंडल करना। ऐसे मैंने तो बना रखी है, आप अपने हिसाब से बना लिया करो। जो तारीखें याद ना रहे उनकी ट्रिक बना लो ताकि याद रह जाए, ठीक है। एफ एच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 16 नंबर, राजस्थान में वार्षिक विद्यालय विकास योजना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्पेशल लगा हुआ है ये। राजस्थान में वार्षिक विद्यालय विकास योजना यानी पूरे साल की को अनिवार्य रूप से कब प्रारंभ किया गया? आपको कंपलसरी, ठीक है, ऐच्छिक अनिवार्य, कंपलसरी की बात कर रहा है। और कंपलसरी की बात करें तो विद्यालय की जो वार्षिक विकास योजना है उसको कब से स्टार्ट किया गया, यह प्रश्न आपसे ये पूछने का प्रयास कर रहा है। तो बता दीजिएगा सन। अब उत्तर नहीं आएंगे इतने, गुरुजी अब क्या करा जी, हमारा तो याद ही को नहीं हुआ है। अरे तो कहां जाने की घबराने की आवश्यकता है, देखिए चलो इसका उत्तर बता देते हैं। 1972 और 73 में ये योजना शुरू की गई थी, विद्यालयों के अंदर वार्षिक योजना। यहाँ बिल्कुल सहभाग आपका राइट आंसर है बेटा, हाँ जी, 72-73 में ये शुरू हुई थी। जीबी और जीसी, ठीक है, जीबी और जीसी। जी का मतलब ये रहा जी और ये रहा बी, यानी गवर्नमेंट जो स्कूल के अंदर बच्चे थे, वार्षिक योजना जीबी, गवर्नमेंट वार्षिक, ठीक है। और ये रहा गवर्नमेंट है, ये आपकी सार्वजनिक जो समितियां बनाई गई थी, विकास समितियां, उनकी बात करिए, कमेटी। तो जीबी जीसी कब शुरू हुई थी? 72-73 में ये शुरू हुई थी। अब ऐसे तो भाई आप गुरुजी यहाँ तो की जोड़ दो, तो भाई की तो जोड़ना पड़ेगा बेटा, यहाँ याद रख। हमने तो ऐसे जोड़ दिया वार्षिक विद्यालय, वार्षिक विद्यालय का मतलब ये वार्षिक, बी से हमने क्या वार्षिक, और जी का मतलब गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर वार्षिक योजना जीबी यानी 72 से शुरू हुई थी। चलिए 17 नंबर, कौन सी योजनाओं को परिदृश्य कहा जाता है? कौन सी योजनाओं को परिदृश्य कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया, कौन सी योजनाएं परिदृश्य कहलाती हैं? परिदृश्य का मतलब वे योजनाएं जिसमें पूरे विद्यालय की योजना दिखाई दे, हाँ जी। तो ये ध्यान रखना है कि वे योजनाएं जिसमें आपको पूरे विद्यालय की योजना दिखाई दे वो कहाँ है? अल्पकालीन योजनाएं हो सकती हैं, दीर्घकालीन योजनाएं हो सकती हैं, मध्यकालीन योजनाएं, या उपयुक्त सभी। इसका 17 नंबर का राइट आंसर बताने का प्रयास करें भाई, फटाफट बताओ, कोई बात नहीं, गलत बताओ पर बताओ।
दिमाग में जो कचरा है वो निकालो, ताकि आपका ए बी कर रहा है क्या, सहवाग है, अब की बार कंफ्यूज हो गया। हाँ जी, चलिए तो देख लेते हैं मैंने क्या कहा है, कौन सी योजना है परिदृश्य है। जब परिदृश्य की बात कर रहा है वो, परि का मतलब सारा, चारों ओर का दृश्य, जिसमें सारी चीजें दिखाई देती है, विद्यालय में क्या होगा, इस महीने में क्या होगा, इस महीने में क्या होगा, पूरे महीने की। तो अल्पकालीन तो हो ही नहीं सकती, तो कौन सी हो जाएगी, दीर्घकालीन, जो लंबे समय तक चलेगी। अरे प्रश्न को पढ़ना था, और क्या था ये, हाँ जी, दीर्घ का मतलब पूरी। अब उत्तर सही आ रहे हैं आपके, ये अलग अलग बनाई जाती है। जैसे अल्पकालीन तो उनके लिए होते हैं जो पिछड़े हुए बालक होते हैं, उनके लिए योजना बना दी जाती है, ताकि उनको मेन मेन चीजें करवा दे 2-3 महीनों में, वो उनका पेपर क्लियर हो जाए। दीर्घकालीन लंबे समय तक, पहले जैसे जुलाई में सेशन लगता है या मार्च में लगता है, हाँ जी, तो वहां से शुरू होगी। मध्यकालीन की बात करें, 6 महीने का रिजल्ट आया और वार्षिक परीक्षा, उसके बाद में देखा कि ये बच्चे कमजोर हैं, तो आगे वाले 6 महीने के लिए योजना बना दी जाती है। बिल्कुल, तो भाई ये नया टॉपिक जुड़ा है, ये तो बोर्ड जानता है कि वो कितने क्वेश्चन देगा। ये नए टॉपिक जुड़े हैं आपके। आरटी 2009 की किस धारा में विद्यालय योजना निर्माण का उल्लेख किया गया है। ध्यान देना, रट लेना से इस प्रश्न को। आरटी मैंने आपको ट्रिक से करवाई है, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़े हैं उनको सब पता है कि कैसे करवाई थी। आपको सिर्फ क्या पूछ रहा है, योजना निर्माण का बात कर रहा है, यानी विद्यालय विकास योजना की बात कर रहा है। और विकास योजना की बात करें तो वी कौन से अक्षर पर तीर है, 22 पे आता है क्या, 18 आर होता है, 19 एस होता है, आर एस टी 20, यू 21 और 22 विकास। तो विकास योजना की तो बात कर रहा है। 18 का क्या हो जाएगा, ये लो, ट्रिक याद आई क्या, हाँ जी, बी 22 पे थी, 22 का मतलब विकास था, धारा 21 में एसएमसी है। बिल्कुल बताया भाई चौधरी प्रिंस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, नहीं तो हम तो इससे वंचित थे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, हौसला आपका बनाए रखेंगे हम आपका। चलिए, चलिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, संस्था का नियोजन की विशेषता कौन सी नहीं है, बताओ भाई। 19 क्या प्रश्न का आंसर बताइएगा, 19 नंबर का आंसर क्या होगा। स्पष्ट व साझा दृष्टि नियोजन की विशेषता नहीं है, पूछ रहा है। भी आप संस्था, मान लीजिए आपको, आप टीचर लग गए और आपको स्कूल का प्रभारी दे दिया कि आपको स्कूल के आपने प्रिंसिपल नहीं है। अब आपको इस तरह से मैनेज करना है कि सभी अध्यापकों का सहयोग रहे, बच्चों का सहयोग रहे। हाँ जी, तो भाई ये बताना है। तरसेम बराड़, बिल्कुल, राम राम बेटा, राम राम। चलिएगा चौधरी साहब जी, उत्तर गलत दे रहे हो, ऐसे नहीं करना है। हाँ जी, चलिएगा देखते हैं क्या है क्या नहीं है। 19 का कौन सा उत्तर सही होगा, स्पष्ट व साझा दृष्टिकोण। बिल्कुल, सबके साथ सबका विकास, एक दूसरे की मदद करते हुए काम करना होता है, ठीक है। संस्थानों का अधिकतम उपयोग, जितने भी स्कूल के अंदर आपके पास संसाधन है उनका अधिकतम उपयोग करना है। जैसे आपको कहते कि एक स्कूल के अंदर आपने एक बाग बनाना है, और आपके तो मेरे को तो नई कस्सी ला के दो, हमारे पास तो बट्ठड़ एक है, 5 बट्ठड़ होंगे तो बनाएंगे नहीं। जितने साधन आपके पास हैं, उन्हीं साधनों का अधिक से अधिक उपयोग करके आप अच्छी तरह से उनका विचार करेंगे। ये भी आपके अंदर सही बात है। परिणामों के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता, बिल्कुल ये भी सही है। सामूहिक विचार विमर्श नहीं करना, नहीं, ये गलत कर दिया भाई, सामूहिक विचार विमर्श तो करना होता है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट। साइकोलॉजी और मैनेजमेंट में बस नहीं वाले प्रश्न आपको ले बैठेंगे, ध्यान रखना, नहीं वाले लगभग आपके नहीं वाला ऑप्शन इसका सही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, गलत है तो सीख जाएंगे, सिखाने के लिए तो आए हैं बेटा हम। विद्यालय नियोजन की लक्ष्य पूर्ति का भाग नहीं है, लक्ष्य पूर्ति का भाग नहीं है, ये आपसे पूछने का प्रयास ये कर रहा है। आपको लक्ष्य पूछ रहा है, इसमें लक्ष्य कौन सा नहीं है। स्पष्टता, स्पष्टता क्या होती है, स्पष्टता होती है ये, स्पष्टता कर लेना है, स्पष्टता। अग्रता, उपलब्धि दर परिवर्तन, विद्यालय नियोजन की लक्ष्य, लक्ष्य पूर्ति, यानी विद्यालय ने कोई भी गोल निर्धारित कर दिया पूरे साल के अंदर, उसके अंदर इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है। ये स्पष्टता होगी, अग्रता होगी, उपलब्धि दर होगी, या परिवर्तन होगा। हाँ जी, बिल्कुल आपके विद्यालय,
हाँ जी, आपके विद्यालय के जो लक्ष्य हैं, गोल हैं, वो आपके पहले से क्या होने चाहिए, निर्धारित होने चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी, चौधरी प्रिंसेस, बिल्कुल कोई बात नहीं बेटा, इसको द्वारा उषा के, ठीक है बेटा, कमलेश जी चारण, ठीक है जी, आपका भी आभार, अभिनंदन। हाँ जी, बरकत अली, बिल्कुल, रमेश कुमार मीणा, ठीक है जी। देख लेते हैं, स्पष्टता होनी, क्लियरिटी, जो भी चीज है वो सामने होनी चाहिए। आपने संस्था में कहा कि जैसे अपने 2 महीने का टारगेट रखा कि अपने सिलेबस का 25% हो जाना चाहिए, इतने पार्ट कवर होने चाहिए, ये स्पष्टता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। फिर अग्रता, यानी इस तरह से सिलेबस को आगे बढ़ाना है जैसे सरल से कठिन की ओर, ये उसमें अग्रता होनी चाहिए कि सिलेबस आगे बढ़े, न कि पीछे चले। ठीक है, ये भी आपका होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए गुरुजी। उपलब्धि दर, यानी पिछले महीने की बजाय अब की बार बच्चों ने अधिक सीखा, कम सीखा, इसका मूल्यांकन भी जरूरी है, आंकलन के साथ मूल्यांकन भी जरूरी है, ये भी सही है। परिवर्तन, ये नहीं करना, जिस तरह से बात चल रही है परिवर्तन यहाँ विद्यालय नियोजन में नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है, परंतु परिवर्तन तो आपको अपनी शिक्षण विधियों में करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर है, इसका डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे विद्यालय योजना में सम्मिलित किया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपकी जो विद्यालय योजना है, हाँ जी, स्कूल के अंदर जो वार्षिक ईयरली जो प्लानिंग बनाई जाती है, उसमें किन किन चीजों को शामिल किया जाता है, ये चीज आपसे पूछने का प्रयास वो कर रहा है। परिवर्तन तो आपकी शिक्षण मेथड में होगा। परिवर्तन का अर्थ ये नहीं है आप यहां जो ले रहे हैं वो परिवर्तन नहीं, यहाँ परिवर्तन का अर्थ है कि आप सारा सिस्टम ही चेंज कर दो, अध्यापक चेंज कर दो, ऐसा नहीं है। आप टीचिंग मेथड में परिवर्तन कर सकते हैं, चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहां देख लेते हैं, जनसांख्यिकी आयाम, स्थानिक एवं जनसांख्यिकी आयाम, अनुदेशनात्मक सुविधाएं, उपयुक्त सभी, बिल्कुल ये सभी चीजें होंगी आपके विद्यालय योजना में। कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, किनका एडमिशन यहाँ है, कितना, सब आंकड़े जो होते हैं वो सब आपके विद्यालय योजना के अंतर्गत समाहित होते हैं। पूर्व में कितने बच्चे थे अपने पास, इस स्थान से कितने किलोमीटर के दायरे में कौन से बच्चे वंचित हैं, उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में लेके आना है, ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। आपके पास क्या क्या सुविधाएं हैं, आपके विद्यालय में क्या चीजें हैं, क्या सुविधाएं हैं, लाइब्रेरी है, बच्चों के लिए टॉयलेट की सुविधा है, मिड डे मील के लिए अलग से आपके पास रसोई की व्यवस्था है, ये सब चीजें आपके पास, ये सब चीजें आपकी योजना में शामिल है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादा निकलेगा नहीं। राजस्थान में विद्यालय प्रबंधन समिति कितने वर्ष के लिए, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके स्पेशल दिया गया है एसएमसी, एसएमसी स्पेशल दिया गया है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको एसएमसी बता देता हूँ। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जिसका जिक्र है हमारी आरटी की धारा 21 में किया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में एसएमसी के अंदर 16 सदस्य होते हैं, पहले 15 थे, वर्तमान में 16 हैं। इनमें से 11 सदस्य आपके अभिभावक होंगे, 11 सदस्य आपके क्या होंगे, अभिभावक होंगे, जिसमें से 50% महिला होनी अनिवार्य है। फिर उसके बाद में इनमें से जो, जैसे आपके जिस क्षेत्र में स्कूल है वहां का वार्ड पंच है, विधायक है, जो है वो सारे इसके अंदर समाहित हो जाएंगे। स्कूल इसका जो अध्यक्ष होता है एसएमसी का, ये आपको पूछ लेगा, तो ध्यान रखना अभिभावक होता है। आपको पूछ सकता है उपाध्यक्ष कौन होगा, तो ध्यान रखना वो भी अभिभावक होगा। इसका सचिव कौन होगा, तो एचएम होगा, यानी जो नई पोस्ट बनी है पीईओ, यानी पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, वो होगा। स्कूल का जितने भी इसके अंदर, स्कूल के अंदर जो शिक्षक हैं वो शामिल होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 2 सदस्यों का चयन आपका वहां का जो विधायक है, सांसद है, वो उसको चुन के भेजता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 16 सदस्य हैं, इनके अंदर 2 समितियां होती हैं, साधारण सभा और साधारण सभा और ये कौन सी रही, हाँ जी आप बताओ ना, मैं भूल गया। 75%, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 75 हो गए ना, 3/4 सदस्य हो गए, ये देखो। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है कि प्रबंधन समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये योजना की बात कर रहा है। ठीक है, और लगभग अगर इसके अंदर उत्तर में 5 वर्ष देता ना, तो 5 वर्ष में आप उलझ जाते। ध्यान रखना, यहां जो होगा योजना का कार्यकाल 3 वर्ष है, परंतु ये जो आदमी है ना, इनका कार्यकाल 2 ही वर्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। योजना 3 साल के लिए बनाई जाती है, उसके अंतर्गत 1-1 साल की उपवार्षिक योजनाएं बनती हैं। ठीक है, 1-1 उपवार्षिक योजनाएं बनती है, परंतु जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 2 ही वर्ष होता है। और विद्यालय प्रबंधन समिति जो बनती है वो 3 साल के लिए बनती है। ये चीज आप नोट कर लेना अच्छी तरह से, क्योंकि आपके स्पेशल बिंदु लगाएंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, संस्थागत नियोजन से संबंधित कौन सा कथन असत्य है।
यह विद्यालय के सर्वांगीण विकास पर आधारित है। लक्ष्य में उद्देश्यों का पूर्व निर्धारण किया जाता है, आवश्यकता के अनुरूप होती है, इससे बालकों को केवल शैक्षिक विकास होता है। तो ये क्या कर रहा है, असत्य की बात कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, 2 समितियां हैं। एक समिति का गणकोरम 3/4 है, एक समिति का गणकोरम 1/3 है ना। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब तो तुम पहचानने लगे। देखो, संस्थागत नियोजन के बाद में पूछ रहे हैं असत्य है। यह विद्यालय के सर्वांगीण विकास पर, बिल्कुल, बच्चों को पढ़ाना भी है, उनका शारीरिक विकास भी करना है, उनको खिलाना भी है, उनका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, उनको पौष्टिक भी होने चाहिए, है ना। सरकार ने योजनाएं दे रखी है, तो ये सही है। लक्ष्य व उद्देश्यों का पूर्व निर्धारण, बिल्कुल, इसका आपको बनानी पड़ती है, पहले योजना प्लानिंग बनानी पड़ती है, और फिर उसके बाद में आवश्यकता के अनुरूप होती है। बिल्कुल, जैसी आवश्यकता होती है बालक को उसी के अनुरूप पढ़ाया जाता है, और समय समय पर बालकों को अतिरिक्त क्लास देकर भी उनका सिलेबस पूर्ण करवाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में इससे बालकों को केवल शैक्षिक विकास होता है, शैक्षिक ही नहीं होता, केवल नहीं होता, इसके साथ सह शैक्षिक गतिविधियां भी शामिल हैं, जिसमें खेल कूद है, गाना है, तो सह शैक्षिक गतिविधियां शामिल हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होता, इसमें सर्वांगीण विकास, यहाँ तो सर्वांगीण कह रहा है, यहाँ केवल शैक्षिक कह रहा है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ शारीरिक, मानसिक, है ना, सब विकास होंगे। निम्न में से कौन सा स्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है तथा जो सभी स्तरों की नींव का पत्र है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न दिया है। ये पूछ रहा है इनमें से ऐसा कौन सा स्तर है जो नींव का पत्थर है। कोई बात नहीं परमा बेनीवाल, कोई बात नहीं, लेट हो गए तो कोई दिक्कत को नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो इसमें ये पूछ रहा है शाला स्तर, राष्ट्रीय, राज्य, जिला। अब तुम सबसे पहले देखो, सबसे पहले आता है, ध्यान रखना है, सबसे पहले आएगा स्कूल। ठीक है, स्कूल से आएगा ब्लॉक पे, किस पे आएगा, ब्लॉक पे, तहसील पे, तहसील से आएगा डिस्ट्रिक्ट पे, ठीक है, जिला पे, जिले से आएगा संभाग पर, किस पे आएगा, संभाग पर, संभाग से कहाँ आएगा, राज्य पर, और राज्य से कहाँ आएगा, देश पर, यानी नेशनल स्तर पर आएगा। तो ये इनका क्रम है। तो क्या पूछ रहा है वो, निम्न में से कौन सा स्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। तो यहाँ का योजना काम क्रियान्वयन कहाँ होगी, काम कहाँ होगा, स्कूल में होगा। तो ये लो, शाला स्तर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। शाला स्तर है यानी विद्यालय का जो लेवल है वो सबसे नीचे का, सारा काम वही होता है, उसके लिए योजना बनती है। तो ये इसका स्तर है, ये 1 नंबर पे आएगा। अगर इसके हिसाब से देखें तो ये 2 नंबर पे आ जाएगा, ये 3 पे आ जाएगा, और ये 4 पे आ जाएगा। तो ध्यान रखना, ये 1 नंबर इसका राइट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन है, बाल सभा, प्रार्थना सभा किस प्रकार की गतिविधियां, ये अभी करवा के गया हूं मैं, और इस प्रश्न का आंसर आप सभी देंगे। किस प्रकार की गतिविधियां हैं बताइएगा। अभी आपको ये प्रश्न करवाया था मैंने, याद है तो ध्यान रखना किस प्रकार की गतिविधि है, शैक्षिक गतिविधि नहीं है। बाल सभा करवाना यानी बालकों के अंदर जो प्रतिभा है बाहर आ जाएगी, प्रार्थना सभा में बालक बोलना सीख जाएंगे, है ना। तो ये सह शैक्षिक गतिविधियां हैं, शिक्षा के साथ साथ उनके अंदर और डेवलपमेंट भी करना है, बालक कहीं भी अटके ना, इसीलिए सह शैक्षिक गतिविधियां, जिसमें खेल कूद है, अंताक्षरी है, बाल सभा है, प्रार्थना सभा है, कोई भी उद्यान है, यानी जो काम है SSW, कौन सी कैंप लगते थे, SPW वाले होते क्या, वो कैंप लगा करते थे। हाँ, क्या कह रहे हो, अरे भाई शिक्षण विधियां करवा देंगे, ऐप पे करवा रखी है, सब कुछ यहाँ करवा दो है। पाठशाला समाज का लघु रूप है, अगर तुम सर्च करोगे ना तो इतनी शिक्षण विधियां करवा रखी हैं, आपके समझ में नहीं है कौन सी पढ़ूं मैं, तो सर्च करना, अच्छी तरह से आपको मिल जाएगी। ठीक है, हाँ जी, बच्चे बता देंगे। पाठशाला समाज का लघु रूप है, ये मानना किसका है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डेफिनेशन है, और किसने कही थी ये पूछना चाह रहा है। ये पाठशाला जैसे स्कूल है, ये कह रहा है स्कूल के अंदर क्या होता है, अलग अलग जाति के बच्चे, अलग अलग वर्ग के बच्चे आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हमारा जो समाज है, समाज के अंदर भी अलग अलग कास्ट, अलग अलग प्रकार के गरीब अमीर सब रहते हैं। तो कहता है कि इसका लघु रूप है कौन सा, यहाँ समाज में एक व्यक्ति दूसरे की मदद करता है, दूसरा तीसरे की, इस तरह से एक कड़ी है। उसी प्रकार कमजोर बालक की मदद प्रतिभाशाली कर देता है, प्रतिभा की मंदिर, ऐसे ऐसे चलता रहता है, उनके अध्यापक कर देता है। तो एक दूसरे से, अगर बागड़ी की बात करूं तो रड़ाया हाथ दुपा है भाई, रड़ा के एक दूसरा को मोटो मोटो मिला के चालोगा तो बहुत बढ़िया होगा। तो यहाँ देख लेते हैं किसने कही है, तुक्के मारने बंद। तो ध्यान रखना, ये गुलिक ने कही थी, लूथर गुलिक ने कही थी। याद है क्या मैंने कहा था, इसने पोस्ट कौरव का सूत्र दिया था, 7 चरण बताए थे, कल बता के गया था।
कहाँ याद रहते हैं, तो ध्यान रखना गुलिक, लूथर गुलिक, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।